नेतन्याहू ने हमास को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप से खुली छूट मिलने के बाद इजराइल अब गाजा में वो करने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन नेतन्याहू के प्लान को लेकर उनके सबसे बड़े कमांडर ने एक ऐसी बात कह डाली है जिसे लेकर इजरायली सेना के इरादों पर सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू की जिद गाजा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी या फिर ये इजराइल की बर्बादी का बारूद है। देखते हैं रिपोर्ट। हमास की तबाही का फाइनल ऑर्डर आ चुका है। गाजा पर पूरे कब्जे का ऐलान हो चुका है। बंधकों की रिहाई होगी या गाजा में भयानक तबाही होगी। गाजा तहस नहस हो चुका है। तबाही की ये नई तस्वीरें खान यूनुस से आई हैं, जहां इजराइल के हमले के बाद धुएं का भयानक गुबार आसमान को छू रहा है। यहां हजारों इमारतें इसी तरह इजराइल के हमलों में जमींदोज हो चुकी है। दावा किया जाता है कि यहाँ सिर्फ 10% जमीन ऐसी बची है जहां इंसान सुरक्षा के लिहाज से अपना सिर छुपा सकता है। जंग को 21 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी हो रहे हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गाजा के लिए संघर्ष कितना लंबा होता जा रहा है। लेकिन इस लंबे युद्ध का अंत कब और कैसे होगा, इसका कोई जवाब न तो नेतन्याहू के पास है और न उनकी वॉर कैबिनेट के पास। इसी बिखरी हुई रणनीति से परेशान होकर इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एयाल जमीर ने अब मंत्रियों से सीधा सवाल पूछा है। बताइए हम क्या करना चाहते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सामान्य सवाल नहीं है, ये उस बेचैनी का इजहार है जो गाजा में हो रहे धमाकों के बीच अब सेना के भीतर भी पनपने लगी है। क्योंकि सैन्य कार्रवाई के लिए साफ मकसद का होना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये लड़ाई सिर्फ समय और जिंदगियों को छीन रही है। जनरल जमीर की नाराजगी एक संकेत है कि सेना अब राजनीतिक नेतृत्व से साफ निर्देश चाहती है। लेकिन नेतन्याहू अभी भी पुराने भाषणों और एक ही बात को दोहराने में लगे हैं, हम हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन कैसे, कब और किन शर्तों पर, इसका कोई ठोस जवाब दूर दूर तक नहीं है। וההישגים האלה כמובן הם מאחורינו, אבל עדיין יש צורך להשלים את תבוסת האויב בעזה, לשחרר את כל חטופינו, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. אנחנו לא מוותרים על אף אחת מהמשימות הללו, ואנחנו נעשה את זה יחד באמצעות ההקרבה הגדולה של הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו. जब से हमास और इस्लामिक जिहाद ने 2 बंधकों के वीडियो जारी किए हैं, इजराइल की आत्मा कांप गई है। उन बंधकों की आंखों में डर, चेहरे पर भूख और आवाज में करुणा थी। वो कह रहे थे, हमें बचा लो। कुछ ही महीनों पहले हमास के कब्जे से आजाद हुए पूर्व बंधक तल शुहाम बताते हैं कि इन बंधकों को किन हालात में रखा गया है। And I could actually see in his eyes that he believed that it's actually will be his grave in the tunnel, in this tomb, in hell, where Guy and Evitar is staying, and all the rest of the hostages. इस वीडियो ने पूरे इजराइल को हिला दिया। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बंधकों के परिवार अब नेतन्याहू पर गुस्से में हैं। उनका कहना है, हमारे अपनों की जान बचाइए, चाहे उसके लिए सीज फायर ही क्यों न करना पड़े। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इन वीडियो ने उनके इरादे को और मजबूत किया है। मतलब हमास के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी, फिर भीषण बमबारी होगी।
फिर गाजा पर सीरियल स्ट्राइक होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस इरादे की कीमत क्या है? अगर बंधक मर गए तो फिर क्या बचा? बेंजामिन नेतन्याहू इस समय एक बेहद कठिन राजनीतिक और नैतिक संकट में फंसे हुए हैं। गाजा युद्ध अब 2 साल के करीब पहुंच चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि हर निर्णय उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। एक तरफ उनके गठबंधन में शामिल कट्टरपंथी मंत्री हैं जो गाजा पर पूर्ण कब्जे और वहां यहूदी बस्तियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने हाल ही में अपने कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा है कि गाजा पर पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे कट्टर धड़े के दबाव में हैं। दूसरी तरफ है इजरायली जनता, जो हाल ही में सामने आई बंधकों की भयावह तस्वीरों से स्तब्ध है। इन तस्वीरों में बंधक बेहद कमजोर और कुपोषित दिख रहे हैं, जिससे जनता का गुस्सा और चिंता दोनों बढ़े हैं। बंधकों के परिवारों और आम नागरिकों की मांग है कि सरकार युद्ध विराम की दिशा में कदम उठाए और बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे। तीसरा दबाव है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, जो अब इस लंबे युद्ध से थक चुका है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने गाजा में भुखमरी और मानवीय संकट को लेकर इजराइल की आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार गाजा में कुपोषण और भुखमरी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने नेतन्याहू से युद्ध विराम और मानवीय सहायता की अनुमति देने की अपील की है। इस त्रिकोणीय दबाव के बीच नेतन्याहू की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। अगर वे कट्टरपंथियों की मांग मानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और घरेलू संतोष बढ़ेगा। अगर वे युद्ध विराम की ओर बढ़ते हैं तो गठबंधन टूट सकता है और उनकी सरकार गिर सकती है। अगर वे संतुलन साधने की कोशिश करते हैं तो दोनों पक्षों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस समय नेतन्याहू के लिए हर कदम या तो राजनीतिक आत्महत्या साबित हो सकता है या जनता की नाराजगी को और बढ़ा सकता है। उनकी रणनीति अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक जटिल राजनीतिक गणित बन चुकी है, जिसमें उन्हें न केवल अपने पद को बचाना है बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मानवीय जिम्मेदारी को भी संभालना है। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर दिन गोलीबारी, ड्रोन हमले और सुरंगों को ध्वस्त करने जैसे ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई साफ रणनीति नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे हर सुबह एक नया मोर्चा खोल दिया जाता है, लेकिन ये तय नहीं कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। मई 2025 में ऑपरेशन गिडियन चैरियट के जरिए हमास की पूरी सैन्य और प्रशासनिक संरचना को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन जमीनी हालात बताने लगे हैं कि अब सेना सिर्फ हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही है। गाजा में तैनात कमांडर खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़ाई किस मोड़ पर है। सैनिक थकने लगे हैं, जनता बेचैन है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन खबरों के बीच टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग में अपने सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि गाजा स्ट्रिप पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी शुरू की जाए। नेतन्याहू का ये रुख इसलिए अहम है क्योंकि इसमें उन्होंने पहली बार खुले तौर पर कहा कि हमास से अब कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि हमने हमास मुक्त गाजा का प्रण लिया है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ये बैठक तब बुलाई गई जब आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर ने 2 दिन पहले सरकार से स्पष्ट निर्देश मांगे थे। उनका सवाल था, अब अगला कदम क्या हो? आईडीएफ लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जमीनी स्थिति उलझी हुई है। ज़मीर ने इस बात को लेकर चेताया कि अगर सैन्य कार्रवाई यूं ही चलती रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि को गंभीर नुकसान होगा। उनका सीधा संकेत था कि अब मशीनरी युद्ध को बंद कर कोई स्पष्ट राजनीतिक दिशा तय की जानी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने इसका उल्टा रुख लिया। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि हम 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी पर स्थायी नियंत्रण की योजना बनाएं। नेतन्याहू के मुताबिक जब तक गाजा पर इजरायली फौजी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हमास जैसी आतंकवादी ताकतें फिर सिर उठाती रहेंगी। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में ज़मीर ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि हमास की सैन्य ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। उसके कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। जमीनी हालात ये है कि सैनिक अब थक चुके हैं। लंबा युद्ध खींचने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। उनका मानना था कि अब वक्त है राजनीतिक समाधान खोजने का, न कि जंग की शुरुआत करने का। ज़मीर की ये राय सिर्फ सैन्य स्थिति नहीं बल्कि सामरिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर दी गई थी। गाजा में युद्ध के कारण इजराइल की छवि पहले ही दुनिया भर में आलोचना का केंद्र बन चुकी है। अस्पतालों पर हमले, आम नागरिकों की मौतें और मानवीय संकट, इन सब ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
एक तरफ नेतन्याहू है जो राजनीतिक दबाव और अपने वादे को निभाने के लिए एक आक्रामक सैन्य नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेना का एक वर्ग है जो मानता है कि अब मिशन कंप्लीट की घोषणा कर आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक रणनीतिक सवाल नहीं है, ये उस नैतिक, सैन्य और राजनीतिक संकट का आईना है जिसमें इजराइल आज फंसा हुआ है। क्या नेतन्याहू गाजा पर कब्जे की जिद पूरी कर पाएंगे या सेना की थकावट और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बीच उन्हें पीछे हटना पड़ेगा? फिलहाल ये टकराव इजराइल के भीतर एक बड़ी बहस की शुरुआत कर चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब इजराइल के धूर दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में जाकर प्रार्थना की है, जिस पर दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से मुस्लिम देशों ने कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान समेत कई देशों ने कहा कि ग्वीर ने अपनी हदों को पार किया है, उन्हें ऐसे कदम उठाने से। वहीं दूसरी ओर सेना का एक वर्ग है जो मानता है कि अब मिशन कंप्लीट की घोषणा कर आगे बढ़ना चाहिए। निंदा करते हुए कहा है कि ये पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील स्थल की दशकों पुरानी व्यवस्था का उल्लंघन है। ग्वीर पहले भी अल अक्सा जाते रहे हैं और इसके लिए मुस्लिम मुल्क ही नहीं, पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना भी उनको करना पड़ा है। נתוני ההסברה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל, ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מהצאן. गाजा में अब न मलबा गिनने की फुर्सत है, न लाशें दफनाने की जगह। एक एक ईंट बोल रही है कि इस युद्ध में सिर्फ शहर नहीं, जमीर भी तबाह कर दिए गए। मिसाइलों की आवाज अब इजराइल में भी बेचैनी घोल रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है, आखिर हासिल क्या हो रहा है? जब दुश्मन की कमर टूट चुकी है, उसके ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, तो फिर हर दिन नई बमबारी क्यों? क्यों बचे हुए बंधकों की जान हथेली पर रखी जा रही है? क्यों थके हुए सिपाही मैदान में झोंके जा रहे हैं? क्या इसलिए कि नेतन्याहू को अपना वादा निभाना है, या इसलिए कि दुनिया के सामने एक अडिग नेता की छवि बचानी है? इजराइल की सेना कह रही है अब बहुत हो चुका, अब जरूरत है रणनीति की, ठहराव की, समाधान की। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं अब गाजा पर स्थायी कब्जे की बारी है, यानी ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा, ये और बड़ा होने वाला है। बम और बारूद की आंधी और तेज होगी। लेकिन एक देश कब तक सिर्फ ताकत से जीता रह सकता है? एक सरकार कब तक सिर्फ हथियारों से नेतृत्व दिखा सकती है? गाजा की इस युद्ध भूमि पर अब हर कदम इतिहास बन रहा है। एक तरफ नेतन्याहू की जिद, दूसरी ओर सेना की थकान, और बीच में फंसी है वो मासूम जिंदगियां जिन्हें कोई नहीं गिनता।